So today's topic will be spherical mirrors. So spherical mirrors क्या होते हैं? अब हमने लास्ट लेक्चर्स में रिफ्लेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस के बारे में पढ़ा है। तो spherical mirrors they are actually the curved surfaces which are reflecting from either side. Means if it is curved like this, so either it is reflecting from outside or it is reflecting from inside. सिंपली आप एक एग्जांपल ले सकते हो एक स्पून की। स्पून जो है उसकी दोनों सर्फेसिंग रिफ्लेक्टिंग होती हैं ड्यू टू द मेटल सर्फेस। सो इफ वन साइड इनर साइड से आप देख सकते हो वो एक साइड ऑफ कर्व्ड सरफेस बन जाएगा, और अगर बाहर से साइड से देख सकते हो तो दूसरी टाइप का कर्व्ड सरफेस बन जाएगा। सो दिस सरफेस वेयर the mirror where the surface is polished from inside and the reflecting surface, ये है आपकी reflecting surface। reflecting surface outside पे है, so this will be your convex type of mirror। ये कौन सा मिरर हो गया आपका? convex। और यहां पे reflecting surface ये अंदर वाली साइड है, so this type of mirror will be concave mirror। अब सबसे बड़ी बात, ये जो कर्व्ड सर्फेसेस हैं दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ अ बिगर स्फीयर। ये एक बहुत बड़े स्फीयर का एक हिस्सा है। ऐसे स्फीयर का हिस्सा है जिस स्फीयर का एक सेंटर है। मान लीजिए ये स्फीयर है, इस स्फीयर का ये हिस्सा मैंने काट लिया यहां से। आई हैव जस्ट कट दिस पार्ट ए बी आउट ऑफ दिस। इस स्फीयर से मैंने ए बी हिस्सा काट लिया। नाउ दिस ए बी विल बी द कर्व्ड सरफेस। अगर ये इनर वाली साइड मींस सेंटर वाली साइड से पॉलिश्ड होगा तो बन जाएगा कन्वेक्स मिरर, और अगर आउटर साइड से होगा तो बन जाएगा कनकेव मिरर। जिस साइड से पॉलिश होगा उसकी दूसरी वाली कंसेक्यूटिव जो साइड होगी उस साइड से रिफ्लेक्शन होगी। बात समझ आ रही है? अंदर से पॉलिश होगा, बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा, बाहर वाली साइड से पॉलिश है, अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा। अब बात एक और, ये कन्वेक्स और कनकेव जो मिरर्स हैं ये हिस्से हैं किसके? एक बिगर स्फीयर के। उस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को, किसके सेंटर को? उस स्फीयर के सेंटर को जिसका हिस्सा आपका मिरर है उस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो जिस का हिस्सा है उस मिरर, उस स्फीयर के सेंटर को कहेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा अगर सेंटर है तो सेंटर को जब हम आउटर सरफेस से ज्वाइन करेंगे मींस उस मिरर के डिस्टेंस को ज्वाइन करेंगे तो वो बन जाएगा उस यस सो वो बन जाएगा इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? सेंटर से डिस्टेंस जो लिया है आपने, जो सेंटर से डिस्टेंस लिया है आपका, तो सिंपली आप सेंटर से ज्यादा टिपिकल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लिख सकते हो द रेडियस ऑफ स्फीयर। उस स्फीयर का रेडियस ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये तो चले उसकी बात हो गई जिस हिस्सा था स्फीयर का। और दोनों केसेस में याद रखना है बच्चे आपने, ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर
मिरर के ऊपर है, ना रेडियस मिरर के ऊपर है। रेडियस भी बाहर आएगा सरफेस से और सेंटर भी उस मिरर की सरफेस से बाहर आ गया। आपको दिखाई दे रहा है सामने, सेंटर जो है पॉइंट वो मिरर के ऊपर, मिरर की सरफेस के ऊपर नहीं है। मिरर की सरफेस ये बाहर वाला सिर्फ ये वाला हिस्सा है, ये ए बी के बीच में। इस ए बी को बेटा कहेंगे हम अपर्चर। क्या कहेंगे इस हिस्से को? अपर्चर, क्योंकि ये वो सरफेस है मिरर की जो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए आएगी। चलिए, अब सेंटर पॉइंट है ए बी का, जो सेंटर पॉइंट होगा। अब आपके पास अगर कोई मिरर है, मान लीजिए ये एक मिरर है, ये ए बी आपका मिरर है, चाहे वो कन्वेक्स है चाहे कनकेव, बेटा इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। दैट सेंटर पॉइंट ऑन द सरफेस, ध्यान रहे सेंटर लेना है बट सरफेस के ऊपर लेना है। सो दैट पॉइंट विल बी द पोल ऑफ मिरर। How will we define aperture? अपर्चर बेटा मिरर का वो हिस्सा है जो मैक्सिमम जब लाइट इंसिडेंट होगी तो उसी हिस्से पे, मैक्सिमम उसी हिस्से पे ही इंसिडेंट हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास मिरर है तो ए बी ही मिरर की अगर डायमेंशन है तो इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, इससे ज्यादा मिरर ही नहीं है। तो जब लाइट पड़ेगी, मान लीजिए ये लाइट पड़ रही है, तो लाइट जरूरी थोड़े है कि वो मिरर के बराबर ही पड़ेगी। लाइट तो मिरर से जो बीम है लाइट है, दैट कैन बी मोर देन द डायमेंशन, मोर देन द साइज ऑफ दैट मिरर। बट मिरर का वो हिस्सा जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है वो कितना है? ये यहां तक ही है ना। सो दिस पार्ट इज द अपर्चर। नाउ ये केस ए आ गया। उल्टा, अगर कभी लाइट का हिस्सा, लाइट का बीम छोटा हो तो अपर्चर आपका अंदर भी आ सकता है। ठीक है, अपर्चर ऊपर नीचे हो सकता है, कम हो सकता है। ज्यादा होगा तो मैक्सिमम ए बी होगा, कम होगा तो अपर्चर अंदर आ सकता है अगर बीम ऑफ लाइट छोटा हो। बट मैक्सिमम केसेस में बीम इतना ज्यादा होता है क्योंकि जब वो लाइट ट्रेवल करती है बेटा तो बहुत सारे फिनोमिनन्स एक्ट करते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन। लाइट अपने आप जो है फोकस नहीं होती है, वो आगे बिखरती जाती है। जैसे झाड़ू को अगर हमने एक साइड से पकड़ा हुआ है तो पीछे वाली साइड से वो, इस वाली साइड से वो टाइट होता है, आगे खुलता जाता है ना। चाहे वो खुलना, आगे वाला साइज चाहे थोड़ा ही कम हो बट वो कम है। ये क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। तो इसी तरह लाइट चाहे जितनी मर्जी हो वो फोकस्ड नहीं होती है। फोकस्ड लाइट सिर्फ एक केस में होती है। वो केस कौन सा है? लेजर का। लेजर एक स्पेसिफाइड बीम है जो कभी भी, वो जब भी जाएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेलल बीम, वो आगे जाके खुलेगा। Aperture will be the region on which light will fall. Maximum amount of region, and for us, for here in this class, you can say the complete dimension of the mirror, क्योंकि जो लाइट सोर्स हम इस समय यूज कर रहे हैं दे आर एग्जैक्टली पुटिंग ऑन और कीपिंग ऑन और इंसिडेंटेड ऑन द कंप्लीट साइज ऑफ द मिरर। जो जितना मिरर है वो उसकी डायमेंशन पूरे के ऊपर ही कवर कर रहा है उसको। अगर मिरर ये है, ठीक है बेटा, तो मिरर का ये साइज है ए बी, सो ए बी विल बी द अपर्चर। डन, समझ आ गई बात इतनी? ये अपर्चर आ गया। तो ये एक समझने की बात है, लेकिन जो पॉइंट्स है मेन जो इसके ऊपर आएंगे, जो डायमेंशंस में यूज होंगे, दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी पोल। अब आ गया अगला, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस? अब आपके पास जो मिरर है उस मिरर का एक, ये मिरर है भाई, ए बी आपका मिरर है। इस मिरर का सेंटर पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? पोल। पी से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे इसे हम। और जिस मिरर, जिस सफेयर का हिस्सा है उसका सेंटर मान लीजिए सी है, तो सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा जो लाइन पास करेगी सी और पी से, जो लाइन पास करेगी सी और पी से, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट इज द लाइन passing through C, center of curvature and the pole. Done? इतनी बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अब ये पोल है। अब यहां कई बारी क्या होता है, हम कह सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द C एंड P, दैट इज नॉट द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली।
हाँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक्सटेंड हो सकती है किसी भी डायरेक्शन पे। द लाइन विच इज जॉइनिंग सी एंड पी, ये जो सीपी है या पीसी है, दैट इज व्हाट, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। The radius of curvature. वेरी गुड, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फोकस। व्हाट इज द फोकस? फोकस क्या है भाई? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगा एक मिरर पे। अब डिफरेंट टाइप्स के मिरर्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के इंसिडेंट्स होंगे। हम पहला केस ले रहे हैं बेटा कनकेव का। कनकेव का मतलब है कि आपकी पॉलिशिंग कहां पे है? आउटर साइड पे है। तो जब भी बनाना है तो सबसे पहले मार्क करना है बेटा आपने पोल, फिर आपने मार्क करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन प्लॉट करनी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। इतना काम ये आपने हर डायग्राम में करना है। इतना, ये सी आ गया। अब मुझे फोकस चाहिए, तो बेटा फोकस के लिए आपको क्या करना है? पैरेलल बीम इंसिडेंट करना है। ठीक है। इन केस ऑफ कनकेव इनर साइड कर्वेचर है, तो प्रिंसिपल आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस द लाइट रे विल रीच एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ज करेंगी अंदर की तरफ एक पॉइंट पे। सो इस पॉइंट को कहेंगे फोकस। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। फोकस क्या है? इन केस ऑफ कनकेव इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रहे, पॉइंट किसके ऊपर है? मिरर के ऊपर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। कहां पे? एट विच द light rays will converge after being reflected from the mirror surface। ये इतनी बात समझ आ गई? लेकिन ये हर केस में नहीं होता है। इफ यू आर हैविंग अ कन्वेक्स सरफेस, अगर सरफेस कन्वेक्स होगी, कन्वेक्स का भी यही काम करना है आपने। ए बी, ये इनर साइड से होगी आपकी पॉलिश्ड, सेंटर पॉइंट पी ले लेना है आपने। और अब बेटा इसका सेंटर इधर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपने दोनों तरफ ले जानी है, ड्रॉ कर सकते हो आप। तो इंसिडेंस इधर से होगा जिस साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये ठीक है। नाउ इट विल मूव बैकवर्ड। ये कहां जाएगी? बैकवर्ड मूव करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल मूव बैकवर्ड। अगर हम इन बैकवर्ड रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे फिर से एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड, ये एक किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है बेटा, फोकस। अब जब आप इन रिफ्लेक्टेड रेज को देखोगे, तो रिफ्लेक्टेड रेज आपको पॉइंट बी आपका है रिफ्लेक्टेड वाला। अगर जब आप रिफ्लेक्टेड रेज को पॉइंट बी के ऊपर देखोगे, तो वो आपको ए से आती हुई नहीं दिखाई देंगी, वो आपको लगेगा कहां से आ रही हैं? पॉइंट एफ से। वो कहां से दिखाई दे रही है? पॉइंट एफ से। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो हम कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन आ स्ट्रेट लाइन। बी पे क्यों गई? बिकॉज इट एक्सपीरियंस्ड अ बाउंसिंग, इट एक्सपीरियंस्ड अ रिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है। अब आपका यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए है, एक क्वेश्चन ये होना चाहिए सर कि देखो, एक वाले केस में वो अंदर वाली साइड आई, दूसरे वाले केस में बाहर वाली साइड आई, ये कौन सा रूल है जो इनको अंदर या बाहर की तरफ लेके जाता है? ठीक है, तो सिंपल रूल है बेटा, सिंपल रूल ये है कि जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहां पे भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए ये लाइट रे है, ये इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे, आपने सिंपली क्या करना है बेटा, ये इस डायरेक्शन में क्यों गई, इसका आंसर मैं दे रहा हूं आपको। हमने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, बैंडिंग या बाउंसिंग जो होती है, बैंडिंग एंड बाउंसिंग बोथ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, बोथ में, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस लाइन। वो रेफरेंस लाइन कौन होती है? नॉर्मल होता है। कौन होती है?
नॉर्मल होता है। डन, नॉर्मल। ठीक है। और बेटा ज्योमेट्री का एक और कंसेप्ट है, अगर आप सेंटर को किसी भी पॉइंट के साथ मीट कर दो, मैं सेंटर को उस पॉइंट पे मीट कर रहा हूं जहां पे इंटरेक्शन हो रही है। डन, ये देखना ध्यान से, सी को इस पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहा हूं, ये जो पॉइंट ओ है, अगर इस सी वाली ओ सी वाली रे को मैं बाहर लेके जाऊंगा तो बेटा दिस व्हाइट लाइन विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। बेटा ये ज्योमेट्री का रूल है कि अगर आप एक रेडियस को अपनी सरफेस से सर्कल या सफेयर की सरफेस से बाहर लेके आते हो तो उस सरफेस के ऊपर जो रेडियस होगा, वो जो नॉर्मल होगा, वो पैरेलल होगा उसके। बात समझ आ रही है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, इफ दिस इज योर सर्कल, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का बेटा ये देखिए मैंने रेडियस बनाया, ठीक है। अगर इस रेडियस को बेटा आप बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हो, ये जो एक्सटेंडेड बाहर की तरफ लाइन है, ये रे है, दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। आप कहोगे सर सरफेस तो कर्व्ड है, परपेंडिकुलर कैसे? तो बेटा जब हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं किसी कर्व के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रॉ करना होता है बेटा वहां पे पहले टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट। देयर इज अ थ्योरम in the geometry that tangent at a point always perpendicular to the radius। ये बात समझ आई? tangent और रेडियस एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। डन। जब ऐसा है तो बस हो गया काम। जब इस बाहर से आपकी लाइट आएगी तो टैंजेंट बाहर की तरफ है, तो लाइट रे किधर बेंड करेगी, किधर बाउंस करेगी? विद रिस्पेक्ट टू इधर नॉर्मल। लेकिन अगर अंदर की तरफ जाएगा, ये इंसिडेंट रे है, तो इसका रेडियस यहां देखो, इस सी को यहां ज्वाइन करो, ये ठीक है, इस पॉइंट पे तो रेडियस बाहर इधर पीछे नहीं जाएगा, नॉर्मल इधर जाएगा। समझ आया? तो रिफ्लेक्शन अंदर वाली तरफ होगी भाई। क्यों अंदर होगी? के अंदर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे जो कन्वेक्स मिरर होता है सर, वो डाइवर्जिंग मिरर अगर हम उसे लें मेरे बच्चे, सर, वो ये आपने जो बोल दी ना बात डाइवर्जिंग, यस सर। ये तो हमें आपको पढ़ने के बाद पता लगी ना। डाइवर्जिंग कहां से पता लगा? डाइवर्जिंग हमें ये बाद का रिजल्ट है। ये रिजल्ट जो वर्ड आपने डाइवर्जिंग यूज किया है, ये रिजल्ट है इसी चीज का। डाइवर्जिंग क्यों है? क्योंकि ये बाहर की तरफ बेंड करके एक दूसरे से दूर जा रही है। देखो ये बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का गैप जो है ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए डाइवर्जिंग कहते हैं। ये डाइवर्जिंग है इसलिए ये दूर दूर नहीं जा रहा है, ये दूर दूर जा रहा है इसलिए इसे डाइवर्जिंग कहते हैं बेटा, ठीक है। यस सर। इसी तरह ये ऊपर ज्योमेट्री के कारण ये एक दूसरे के पास पास आया है, ये फोकस हो रहा है एक जगह पे, इसलिए इसे कन्वर्जिंग कहते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमें रिजल्ट तब पता लगे जब हमने डायग्राम प्लॉट की। हां, अब आप इसे उल्टा भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अब आपको पता लग गया है तो आप कहोगे ये कन्वर्जिंग है सर। जब मैं पूछूंगा ना कि व्हाई इट इज मीटिंग एट पॉइंट एफ, you would say that because sir it is converging mirror, the other one is diverging mirror। but जब हम पढ़ना शुरू किया तो मुझे कन्वर्जिंग क्यों पता लगा, कैसे पता लगा? जब मैंने रे डायग्राम्स प्लॉट की तो मैंने वो नॉर्मल प्लॉट किए, मैंने जब वो सी को ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि रिफ्लेक्टेड रे वापस एक जगह पे जुड़ रही है, सारी रेज एक जगह जुड़ रही थी, तब मुझे पता लगा कि वो क्या है, मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है। इसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी भी की जाती है, आपके बुक्स में भी मेंशन्ड है कि जब आप एक कन्वर्जिंग मिरर को रखते हो किसके आगे, सन के सामने, तो हम कई बार क्या करते हैं, स्कूल में भी करते हैं ना, फोकस इट ऑन द व्हाट, ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग। किया हुआ ना ऐसा कि जब हम कन्वेक्स, आपके पास एक कन्वर्जिंग मिरर ले लो, क्यों? क्योंकि जो लाइट रेज पैरेलल बीम की फॉर्म में आ रही थी उन्हें कन्वर्जिंग मिरर ने क्या कर दिया, फोकस कर दिया, वो पेज के ऊपर फोकस कर दिया। जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो कहां है, उस पेपर के ऊपर है। आप अगर दूर ले जाते हो मिरर को या पास ले जाते हो तो उसे वहां पे पॉइंट का फोकस जो है वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड विद मैग्नीफाइंग ग्लास।
मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वेक्स मिरर लेंस है, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन का, कि वहां लेंस होता है, लेंस कन्वर्जिंग, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। ये बात याद रखनी है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ आ गई? तो अब पता लग गया कि बाहर की तरफ क्यों जा रहे हैं और अंदर की तरफ क्यों फोकस हो रहा है, दैट इज सो आपको फोकस का भी पता लग गया। बात समझ आ गई ये वाली? अब चलिए बात करते हैं कि हम ये रे डायग्राम्स बनानी है। अब हमने समझना है कि कैसे रे डायग्राम्स बनेंगी। सो फॉर दैट वी आर हैविंग सम रूल्स। आज हम रूल्स पढ़ेंगे और कल हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। रूल्स फॉर रे डायग्राम्स। Convex and concave, both the mirrors will have a similar type of, first rule क्या है बेटा? First rule based upon the type of focus they are having. फर्स्ट रूल ये कहता है बेटा, मैंने पहले ही बोला आपको, जब भी आपने रे डायग्राम बनानी है तो आपने सबसे पहले 3 पॉइंट मार्क करने हैं। कौन सा? ये बाहर वाले आउटर और सेंटर पॉइंट जो पोल है। डन? ये 3 चीजें आपने मार्क कर देनी है, ए पी बी। फिर चौथी चीज क्या मार्क करनी है बेटा? सेंटर। सेंटर इसका अंदर वाली साइड होगा तो ये अंदर। डन? पहला डायग्राम आपका फिनिश हो गया। सेकंड वाले का जो सेंटर होगा दैट विल बी ऑन द ईदर साइड, हियर लाइक दिस। ठीक है, अब आपका क्या काम है? नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू इंसिडेंट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट रूल इज, फर्स्ट रूल क्या है बेटा? जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी दैट विल कन्वर्ज, दैट विल क्रॉस एट फोकस। जो भी पैरेलल बीम्स आएंगी वो कहां पे मिलेंगी? फोकस पे। एक होगी, दो होगी, तीन होगी। किस केस में? कनकेव के केस में। और कन्वेक्स के केस में क्या होगा बेटे? ये डाला मैंने, ये कहां चला जाएगा? वापस चला जाएगा ये। तो इस केस में द डाइवर्ज्ड रे विल सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ये क्या लगेगा हमें कि कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। बात समझ आ गई? पहले केस में क्या है? ऑल द रेज विच आर देयर दे विल मीट एट फोकस, एंड अदर केस हमने क्या करना है? उसको बैकवर्ड ड्रॉ कर देना है और वो मीट करना चाहिए कहां पे? फोकस के ऊपर। ये फर्स्ट रूल आ गया बेटा आपका। सेकंड, इसका रिवर्स, अगर लाइन ही, अब मैं एक एक ही ड्रॉ करूंगा, दूसरा आपको समझ आ जाएगा। ए बी पी सेंटर सी। अब रे ही अगर फोकस से आए, बेटा रे तो कहीं से भी आ सकती है ना, अगर रे ही फोकस से आएगी तो दैट विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी काम होगा, जो भी होगा, जो भी हमने पढ़ना है, जिस चीज को स्टडी करना है, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन होगी। तो रे जब इंसिडेंट होगी अलोंग द फोकस, दैट विल बिकम पैरेलल आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट वन, Yes, sir. थर्ड वन, अगर रे आपकी ये ए बी पी, अगर आपकी रे, ये चौथा पॉइंट, ये चाह काम इतना तो करना ही है आपने। अगर आपका पॉइंट, हाँ एक और काम कर सकते हो, पी और सी के बीच में सेंटर पॉइंट भी मार लिया करो, दैट विल बी द फोकस, दैट इज हाफ ऑफ इट। ठीक है, ये लेट हम पढ़ेंगे इसको। सो अब चौथा पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी, अगर रे इंसिडेंट करते हो कहां पे? पोल के ऊपर। कहां पे इंसिडेंट करते हो? पोल के ऊपर। इट विल रिफ्लेक्ट बाय मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। कि जितना एंगल इसने यहां पे बनाया ए, सॉरी इसको कोई और वैल्यू दे देते हैं, स्मॉल ए दे दीजिए। Sir, angle of incidence is equal to angle of reflection. यस, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बता दिया है ऊपर, सी से ज्वाइन होने वाली लाइन क्या बनती है? नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड रूल आपका क्या आ गया कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंटेड एट पॉइंट पी, then it will reflect back by making the same angle with the principal axis. And the last rule,
that we can have this one. ये साथ साथ में बनाना तुमने अब डायग्राम सारी आपने you have to use the geometry box because this is geometrical optics. Done? You can use that. You can use the protectors for making the angles. ये जो चीजें हम बोल रहे हैं they're practical. अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से यूज करते हो ये अपने आप इसी तरह बनेंगी. Last rule बेटा, if the ray is incidented at C. अगर रे कहां पे इंसिडेंट हो, सी के ऊपर, तो बेटा सी से जब ज्वाइन करेगी, सी से जब जाएगी ज्वाइन करेगी इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा. क्या होगा, नॉर्मल. और हमने पढ़ा हुआ है ये इट विल रीट्रेस इट्स पाथ. क्या कहेंगे हम इसे, रीट्रेस इट्स पाथ, कि वो नॉर्मल के साथ ही वापस आ जाएगी. तो ये 4 रूल्स हैं बेटा. अब ये 4 रूल्स आप यूज कर सकते हो फॉर द क्रिएशन ऑफ द रे डायग्राम्स. But what we are going to do, we are just going to use any 2 of these 4 rules. हम सिर्फ यूज करेंगे 4 में से 2 रूल्स. क्यों, क्योंकि चारों के चारों भी यूज करके हमें सेम डायग्राम मिलेगी. बट 2 क्यों यूज करेंगे, क्योंकि बेटा अगर 4 लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, 4 रूल्स यूज करेंगे, तो आपकी डायग्राम बहुत ही मैसी हो जाएगी. We will just use any 2 rules. सिर्फ 2 रूल्स यूज करेंगे and will create all the ray diagrams for convex as well as concave mirror. ठीक है बच्चे. So we will continue this tomorrow in the next class. ठीक है. Okay बेटा, see you tomorrow. Okay.